हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं नए चैप्टर के साथ। इससे पहले हम 2-3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आई थिंक वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। आज का हमारा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 5 to 7 मार्क्स का ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना है। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना। थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन कुछ कंसेप्ट यहाँ पर हैं जो आपको अच्छे से अपने क्लियर करने होंगे और मैं आपके सामने आपके एक एक कंसेप्ट को यहाँ पर लेकर चलूँगा। विद्या पब्लिकेशन के थ्रू जो हमें मैक्स मार्क्स के सैम्पल पेपर्स मिले हैं, इनके हम सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सपर्ट के पैनल के थ्रू तैयार किए गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले सेशन में हम यहाँ पर रीड करेंगे आपको समरी। तो आइए समरी पढ़ते हैं इस चैप्टर की। एड्जॉर्प्शन, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स के बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है इस चैप्टर को आगे मूव करने से पहले। एड्जॉर्प्शन, तुमने 2-3 टर्म पढ़ी होंगी प्रीवियस क्लासेस में। वन इज एब्जॉर्प्शन और इस चैप्टर में यहाँ पर क्या टर्म आ रही है? दिस इज एड्जॉर्प्शन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? सपोज आपने स्पंज लिया और स्पंज को पानी में मूव करा दिया, तो स्पंज क्या होगा? स्पंज में क्या होगा? वाटर। सपोज दिस इज योर स्पंज, तो वाटर स्पंज के सरफेस पर भी आ जाएगा और स्पंज के अंदर तक भी चला जाएगा, मतलब बल्क तक चला जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपका कोई भी सब्सटेंस लिक्विड या सॉलिड वो किसी भी सरफेस पर भी जा रहा है और उसके इनसाइड तक भी जा रहा है, तो ये जो फिनोमिना होता है इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और अगर सिर्फ सरफेस पर कुछ चीज़ आ रही है, सपोज दिस इज और कैटेलिस्ट, कोई भी कॉपर ले लेते हैं और इस पर हमने कोई केमिकल ऐड किया, केमिकल डाला, तो वो इसकी सरफेस पर ही रहेगा। अगर ऐसा हुआ, सिर्फ सरफेस पर ही कुछ भी केमिकल रहा, तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे एड्जॉर्प्शन। ये बात आपको समझ आ गई? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? सो बेसिक डिफरेंस क्या है? सरफेस का है। एड्जॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमिना, whereas absorption is bulk phenomena। अब नेक्स्ट टर्म क्या आती है? एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट। दिस इज माई सरफेस एंड दिस इज द केमिकल विच इज गेटिंग एड्जॉर्ब ऑन दिस सरफेस। सो दिस सरफेस इज नोन एज एड्जॉर्बेंट and the chemical which is getting adsorbed on the surface of adsorbent is considered as adsorbate। so adsorbate and adsorbent में आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे। जो सरफेस होती है वो एड्जॉर्बेंट है एंड द केमिकल विच इज गेटिंग एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इज टर्म्ड एज एड्जॉर्बेट। अब कभी कभी क्या होता है, सपोज दिस इज माई सरफेस और मैं इस पर एड्जॉर्प्शन करा रहा हूँ, ठीक है, एड्जॉर्प्शन हो गया, सरफेस पर मेरे केमिकल्स आ गए, लेकिन हो क्या जाता है कि केमिकल इसके बल्क तक पहुँच जाते हैं। मेरा पर्पस क्या था? एड्जॉर्प्शन कराना, बट साथ साथ क्या भी हो गया? एब्जॉर्प्शन भी वहाँ पर हो गया। तो व्हेन बोथ फिनोमिनास मीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, अगर आपके दोनों के दोनों फिनोमिना एक साथ हो गए, देन आप क्या एक नई टर्म यूज करोगे? सॉर्प्शन। सो एक और नई टर्म आ गई, सॉर्प्शन। तो व्हाट इज सॉर्प्शन? सॉर्प्शन क्या होता है? जब हम करा तो एड्जॉर्प्शन रहे हैं लेकिन एब्जॉर्प्शन भी हो गया। व्हेन बोथ फिनोमिना टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली देन द टर्म रेफर्ड एज सॉर्प्शन। अब सपोज करो दिस इज माई सरफेस एड्जॉर्बेंट और यहाँ पर एड्जॉर्प्शन हो रखा है। मैं जो सरफेस पर जो भी चीज़ आई है उसे मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। क्यों करना चाह रहा हूँ? ताकि मैं फर्दर एड्जॉर्प्शन करा सकूँ। जब तक मेरी सरफेस खाली नहीं होगी तब तक और चीज़ें कैसे आएंगी? मान लो मेरा बोर्ड है, यहाँ भी एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना चल रहा है, मैं बोर्ड के सरफेस पर ही लिख रहा हूँ, दिस इज फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन। बोर्ड के अंदर नहीं लिख रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ वो बोर्ड के सरफेस पर ही है, इसके अंदर नहीं जा रहा है। सो एड्जॉर्प्शन ही यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पर और चीज़ें लिखनी होंगी तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इनको हटाना पड़ेगा, सबको इनको क्लियर करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा।
सेम मुझे अपने केमिकल्स के साथ भी करना पड़ेगा कि ये मेरी सरफेस है, अब मेरी ये सरफेस भर चुकी है, पूरी पूरी फिल हो चुकी है एड्जॉर्बेट से, तो मैं इस एड्जॉर्बेट को रिमूव कर दूंगा, हटा दूंगा किसी तरह से, मतलब सॉर्प्शन का उल्टा हो रहा है एड्जॉर्प्शन का। दिस टर्म इज नोन एज डिसॉर्प्शन। डी मीन्स रिमूव करना, सॉर्प्शन मीन्स उस पर जो भी मटेरियल एड्जॉर्ब हो चुका है उसको। तो ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। एड्जॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन दो तरह का होता है, फिजी मीन्स फिजिकल एंड केमी मीन्स केमिकल एड्जॉर्प्शन। दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ, बेसिक डिफरेंस क्या है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन में, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस। देखो फिजिकल जो है, यहाँ पर जो बॉन्ड्स बनते हैं, देखो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में सब कुछ बॉन्ड से चलता है ना, तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखेंगे, इसमें क्या होते हैं वीक फोर्सेस अप्लाई होते हैं, वीक वंडर वॉल फोर्सेस, और यहाँ पर क्या होता है स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड्स यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो मतलब अगर मेरी सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, यहाँ पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पर केमिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इसका मतलब एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट, इसके बीच के जो फोर्सेस होंगे वो कैसे होंगे, फोर्सेस वीक होंगे। लेकिन केमिकल में क्या होगा, फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, केमिकल फोर्स होंगे, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट फोर्सेस हो सकते हैं, आयनिक फोर्सेस हो सकते हैं, इस तरह के। यहाँ पर इस तरह के फोर्सेस नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, जब यहाँ पर फोर्सेस वीक हैं तो ये फिनोमिना में क्या कर सकते हैं, मैं इसको आराम से हटा भी सकता हूँ, डिसॉर्प्शन भी इजीली हो सकता है। तो दिस फिनोमिना फिजिकल फिनोमिना इज रिवर्सिबल, जबकि केमिकल फिनोमिना कैसा होगा, इरिवर्सिबल। एक बार बॉन्ड बन गया तो बन गया, दोबारा आसानी से टूटेगा नहीं। क्लियर हो गई ये वाली बात भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होती है फिजिकल वाले की वो कम होती है, जबकि केमिकल वाले की हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन वो हाई होती है। नेक्स्ट, दिस इज मल्टी लेयर्ड एंड दिस इज यूनी लेयर्ड। सिंपल, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सोच के हिसाब से चल रहा है, सब कुछ लॉजिकल चल रहा है। अब जब फिजिकल है मतलब उसके बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर बिस्ती चली जाएंगी, मैं कुछ चीज़ डालते जाऊँगा क्योंकि फोर्स स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो वो लेयर्स बनती जाएंगी, तो मल्टी लेयर फिनोमिना हो जाएगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग लेयर बनेगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वो ऐसा लगेगा जैसे यूनी लेयर्ड हो, ज़्यादा लेयर आपको नहीं दिखने वाली क्योंकि फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। इतनी बात समझ आ गई। तो इस तरह से आपको इनके बीच में डिफरेंस रखना है। एक टेम्परेचर वाला भी मैं बता देता हूँ, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर हो गई बात, ये नोट कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। और एक दोनों में मैं सिमिलरिटी भी बता देता हूँ कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन भी आपका होगा। जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना एड्जॉर्प्शन। मान लो ये छोटा सा मेरा हाथ की सरफेस है, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो इस हाथ पर ही आप आएगी। अब मान लो मैंने अपना हाथ डबल कर दिया, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया, एरिया इंक्रीज़ हो गया, तो इस पर और ज़्यादा एड्जॉर्प्शन हो पाएगा। क्लियर हो गई वाली बात। चलो वेरी गुड, आइए आगे चलते हैं। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, मैंने अभी जिक्र किया था कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, तुम बताओ, कम, बिल्कुल ठीक है। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो एंथैल्पी होती है इसकी वैल्यू हाई होती है। बिल्कुल सही समझ आ रहा है आप सब लोगों को। तो एंथैल्पी क्या होती है कि जब एड्जॉर्ब हुआ कुछ चीज़, जैसे मेरा ये चीज़ आई और ये सरफेस पर आई, ऐसे आई, तो कुछ हीट रिलीज़ होगी या एड्जॉर्ब होगी, जो भी होगा, तो वो जो हीट होती है दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन होने में जो हीट का, चाहे वो रिलीज़ हुई हो चाहे वो एड्जॉर्ब हुई हो, उसको जो बोलते हैं दैट हीट कंसिडर्ड एज एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। और ये ऑलवेज नेगेटिव है, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट जनरली रिलीज ही होगी जब भी एड्जॉर्प्शन होगा।
सो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नॉट एंडोथर्मिक प्रोसेस। एड्जॉर्प्शन किस तरह का प्रोसेस होता है? एड्जॉर्प्शन हमेशा हमेशा और हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें बाहर की तरफ को हीट रिलीज होती है। चलो, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। जनरली यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं वो केमिकल और फिजिकल, जैसे हमने अलग अलग बात की थी अभी केमिकल फिजिकल की, ये फिजिकल की बात कर रहे हैं, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है? इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और प्रेशर पे कैसे इंक्रीज हो जाता है? भाई सीधी बात है, मैं मार्कर को बड़े हल्के से लिख रहा हूँ, पूरा दबा के लिख रहा हूँ। जैसे ये तो स्मार्ट बोर्ड है, लेकिन अगर आप चौक वाले बोर्ड पर लिखो, चौक को आसान बिल्कुल इजीली लिखो, तो एड्जॉर्प्शन कम होगा जो चौक के मॉलिक्यूल्स हैं उनका। लेकिन अगर बिल्कुल दबा के प्रेशराइज करके लिखोगे तो प्रेशर इंक्रीज होने पे क्या हो गया? एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट बढ़ गया। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। इसी से रिलेटेड अभी एक आइसोथर्म आएगी जिसको हम बोलते हैं फ्रेंडुलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं ये है क्या। देखो ये क्या होती है? फ्रेंडुलिच एक साइंटिस्ट का नाम है, एड्जॉर्प्शन तुमको पता ही लग गया क्या होता है, और आइसोथर्म मीन्स टेम्परेचर सेम है। तब हमने ये जो भी फ्रेंडुलिच था, इन्होंने ये सेम टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर इस इक्वेशन को बनाया। मतलब उन्होंने क्या किया? उन्होंने x/m एंड प्रेशर, इसके बीच में एक रिलेशन क्रिएट किया। x/m को हम क्या बोलते हैं? दिस इज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। मतलब कितना एड्जॉर्प्शन हो रहा है ना, एड्जॉर्प्शन कितना ज़्यादा हो सकता है, उसकी एक्सटेंट कितनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन हमारा होता चला जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी इतना बड़ा रूल की ज़रूरत थी नहीं, ये तो नॉर्मल बात है। तो फ्रेंडुलिच ने यही बताया। साथ साथ एक चीज़ और बताई कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ग्राफ से देखो, x/m इंक्रीज़ हो रहा है, कैसे कैसे? जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा हूँ। लेकिन एक लिमिट पर जा कर के क्या होगा, चाहे मैं कितना भी प्रेशर इंक्रीज़ कर लूँ, मैंने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया ना, पर x/m की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो गई। इस पॉइंट पर कांस्टेंट हो गई x/m की वैल्यू। क्यों? क्योंकि एक लिमिट होगी। मीन्स अगर आप इसे नॉर्मल वे में समझो, दिस इज़ माई सरफेस, मैं एड्जॉर्प्शन करा रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रेशर इंक्रीज़ करता गया और मेरी सरफेस जो थी वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब एक कंडीशन ऐसी भी तो आएगी जब सरफेस आपकी पूरी फिल हो जाएगी। जब पूरी फिल हो जाएगी तो उसमें कहाँ से एड्जॉर्प्शन होगा? अगर एक प्लेट में 10 सब्जी रख दी और खाना रख दिया, रोटी रख दी, तो वो तो पूरी भर गई। जब तक आदमी उसको खाएगा नहीं, उस रोटी को अपने अंदर नहीं लेगा बॉडी में, तब तक नई रोटी कहाँ से आएगी? तो डिसॉर्प्शन भी तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप कितना भी प्रेशर एक्सर्ट कर लो, उसके बाद एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट बढ़ने वाला नहीं है, वो सेम रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है? तो दिस प्रेशर, वो प्रेशर जिस पर मैं कितना भी प्रेशर लगा रहा हूँ लेकिन मेरा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं हो पा रहा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर या सैचुरेटेड प्रेशर। ठीक है, या सैचुरेशन पॉइंट वी कैन ऑल्सो से दिस। चलिए, और इसको आप ध्यान जरूर रखना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ मेरे अकॉर्डिंग 100% होती है। बोर्ड का पेपर इसके बिना नहीं बनेगा इस बार। तो टर्म 2 के लिए विद्या पब्लिकेशन आपके लिए उपलब्ध करा रहा है मैक्स मार्क्स सैम्पल पेपर्स की सीरीज़, जिसमें आपको हर चैप्टर की समरी प्लस वीडियो लेक्चर्स उसके मिल रहे हैं, और साथ साथ जो उसके इंपॉर्टेंट और क्रूशियल क्वेश्चंस हैं जो एक्सपर्ट्स ने उनको तैयार किया है, हम उनको आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। सैचुरेशन प्रेशर अभी हमने पढ़ा, द प्रेशर बियॉन्ड विच एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। मतलब प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, आप कितना ही प्रेशर लगाते रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हो गया उसका। नेक्स्ट पोर्शन आता है इस चैप्टर का, कोलॉइडियल स्टेट। ठीक है, कोलॉइडियल स्टेट। अब कोलॉइडियल क्या होता है? देखो 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, तुमने 9th में पढ़ा होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस।
ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडियल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ट्रू, कोलॉइडियल, सस्पेंशन। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज दिस इज वाटर एंड दिस इज शुगर। मैंने शिकंजी बनाई, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन मिलाया। सेकंड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मैंने सैंड एंड वाटर का सॉल्यूशन मिलाया। और थर्ड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मैंने मिल्क ले लिया। मिल्क में क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्लस वाटर। अब ये जो तीनों सॉल्यूशन हैं, दीज ऑल 3 सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स। तो पार्टिकल के साइज के बेस पर इन सॉल्यूशंस को क्लासीफाई किया गया है। भाई इसके जो पार्टिकल है इसका साइज़ इतना है, इसके पार्टिकल का साइज़ इतना है, सपोज करो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं हम, और इसके पार्टिकल का साइज़ थोड़ा इतना है। तो इतनी बात समझ आ गई आपको? क्योंकि हम कोलॉइडल पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इसी के बारे में डिस्कस करके बताऊंगा। द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर रेंज। अगर पार्टिकल का साइज लाई करता है 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में, तो वो सॉल्यूशन इज, दैट सॉल्यूशन इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। इफ साइज ऑफ पार्टिकल इज बिगर देन 1000 नैनोमीटर, then solution considered as suspension, and if size of particle is less than 1 nanometer, then solution referred as true solution। क्लियर? तो इस बेस पर हमने क्लासीफाई किया है। तो इस चैप्टर में हम सारा कुछ इस रेंज के बीच में ही पढ़ने वाले हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन वही होता है जिसके पार्टिकल का साइज इस रेंज में आता है। हमारा ब्लड भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है, याद रखना। चलिए, अब 2 टर्म्स और आती हैं, लायोफिलिक सॉल एंड लायोफोबिक सॉल। मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्स। सॉल क्या होते हैं? सॉल्यूशन होता है लिक्विड एंड सॉलिड, इन दोनों का। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये चीज़ें। लायोफिलिक क्या होते हैं? देखो, जिस तरह से सॉल्यूशन वाला चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा टर्म 1 में, तो वहाँ पर सॉल्यूशन कैसे मिलकर बनता है? सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ बाय 2 फैक्टर्स, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सिंपली यहाँ पर भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट की से ही मिलकर बनेगा, बट क्योंकि चैप्टर अलग है, पार्टिकल का साइज अलग है, क्लासिफिकेशन भी डिफरेंट है, इसलिए हम यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनके नेम अलग कर देते हैं। तो जैसे हम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को कैसे रेफर करते थे कि जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लिक्विड या कुछ भी सॉलिड या गैस, यहाँ पर हम डिस्पर्शन मीडियम उसे बोलते हैं। जब मैं डिस्पर्शन मीडियम वर्ड यूज़ करूँगा, इसका मतलब वो सॉल्वेंट ही है ना। दोनों को रिलेट कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और इफ़ आई एम यूजिंग डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज दैट मीन्स हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे इस चैप्टर में। वी आर गोइंग टू यूज़ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्शन मीडियम मीन्स सॉल्वेंट और फेज मीन्स सॉल्यूट। सो लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट। लायोफिलिक क्या है? देखो, फिलिक का मतलब होता है एफिनिटी, और फोबिया मतलब फोबिक। फोबिया होता है ना, हाइड्रोफोबिया, बहुत लोगों को फोबिया होता है अलग अलग चीज़ों से। तो फोबिया मतलब जो डरे, जो रुके, जो आसानी से ना हो पाए। और फिलिक मतलब एफिनिटी, कि उसकी तरफ को भागे चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम जैसे ही एक दूसरे में मिलाए जाएंगे तो क्या होगा, हमारा तुरंत सॉल्यूशन बन जाएगा। बहुत आसानी से सॉल्यूशन बन जाएगा, इजीली, बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पर क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम आपस में मिलाए गए तो क्या होगा, सॉल्यूशन इजीली नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ फोबिक वर्ड आ रहा है। फोबिक का मतलब फोबिया है, कोई डर है उसे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सॉल्यूशन इजीली बन जाएगा और ये सॉल्यूशन इजीली नहीं बन पाएगा। यहाँ पर हमें एक आउटर एजेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम मिला दें तो उसकी हमें यहाँ पर नीड पड़ती है। लायोफिलिक और लायोफोबिक में ये बेसिक डिफरेंस है।
फिर ये जो सॉल होते हैं लायोफिलिक, मिल गए, आसानी से मिल गए, अब अलग नहीं होने आसानी से, तो इनकी जो रिएक्शंस होती हैं या लायोफिलिक सॉल्ट्स जो होते हैं दीज आर इरिवर्सिबल, जबकि लायोफोबिक जो होते हैं रिवर्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, एजेंट की जरूरत कहाँ पड़ने वाली है? लायोफोबिक में। लायोफोबिक सॉल्ट अ कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच देयर इज लिटिल एफिनिटी, मैंने बताया ना अभी फोबिया है, लिटिल एफिनिटी है बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, और ये जो होते हैं लेस स्टेबल होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वाई लायोफोबिक सॉल्ट्स आर लेस स्टेबल देन लायोफिलिक सॉल्ट्स। रीज़न क्या होता है? देखो, स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिपेंड ऑन सॉल्वेशन एंड चार्ज। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिपेंड ऑन सॉल्वेशन एंड चार्ज। अब जो लायोफिलिक हैं एंड लायोफोबिक, लायोफिलिक जो होते हैं इन पर चार्ज होता है, बिल्कुल ठीक बात है, लायोफोबिक पर भी चार्ज होता है, ये भी सही बात है, लेकिन इन पर सॉल्वेशन का भी इफेक्ट होता है, बट यहाँ पर सॉल्वेशन का इफेक्ट नहीं होता। तो लायोफिलिक की जो स्टेबिलिटी है वो दो फैक्टर से गवर्न हो रही है, जबकि लायोफोबिक की जो स्टेबिलिटी है वो सिर्फ एक फैक्टर, कौन सा फैक्टर है? चार्ज वाले फैक्टर से गवर्न हो रही है ना। तो यहाँ को इस वाली चीज़ को दो लोग स्टेबलाइज कर रहे हैं, इसको एक ही लोग स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? जिसको दो कर रहे हैं। तो दैट्स वाई लायोफोबिक सॉल्ट्स आर थोड़े से कम स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू लायोफिलिक। आपको रीज़न पता लग गया है, अगर क्वेश्चन आए तो यही लॉजिक लिख करके आना, पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड्स पर। चलो, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड एंड मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड देन एसोसिएटेड कोलॉइड, ये तीन टर्म्स फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है। मैं आपको समझा देता हूँ। मैक्रो क्या होता है? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड। चलो पहले यही बताता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। देखो, ये जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज बड़ा है, बड़ा कितना है? मतलब 1000 नैनोमीटर से इनका साइज ज़्यादा है, मैक्रोमोलिकुलर सॉलिड। इन पार्टिकल का साइज क्या है? 1000 नैनोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कौन सा? कोलॉइडल सॉल्यूशन वाला, सरफेस केमिस्ट्री, तो इनको तो भाई किस रेंज में होना चाहिए? इनको तो इस रेंज में होना चाहिए ना, छोटी रेंज में थोड़ा सा। कोलॉइडल रेंज में इनको होना चाहिए। ये बड़े पार्टिकल जो हैं जिनका साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर है, ये किस तरह से अपनी कोलॉइडल रेंज में आएंगे? जब इनको किसी एक परफेक्ट सॉल्वेंट में मिलाया जाएगा। तो हमारे पास ये बड़े पार्टिकल थे, हमने इनको किसी एक सॉल्वेंट में डाल दिया, कोई सुटेबल सॉल्वेंट, जिसमें आने पर, जिसके कांटेक्ट में आने पर ये अपनी कोलॉइडल रेंज में वापस आ गए। तो इस तरह का जो सॉल्यूशंस होते हैं दीज आर कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। क्लियर? तो व्हाट डू मीन बाय मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स? दोज कोलॉइड्स which are larger in shape or size, means more than 1000 nanometer, but when a suitable solvent is added in these particles, they come in their colloidal range, means 1 to 1000 nanometer की range. तो such type of colloidal solutions are called as macromolecular colloids. क्लियर हो गया मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स क्या होते हैं? नाउ नेक्स्ट इज मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स। मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स बिल्कुल इसका अपोजिट, छोटे छोटे पार्टिकल थे जिनका साइज ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में था। अब हमने इनको इस तरह के सॉल्वेंट में मिला दिया, जहाँ मिलाने पर इनका साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। कितना बड़ा? कोलॉइडल रेंज में आ गया, 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ गया। तो इस तरह के जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं इनको हम बोलते हैं
मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स कि वो मल्टीप्लाई हो गए। भाई इस रेंज में कैसे आया होगा? मान लो मेरे पास छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, अब मैं चाह रहा हूँ इससे मेरा एक बड़ा पार्टिकल बन जाए, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? एसोसिएट हो जाएंगे, तभी तो इस फॉर्म में चेंज हो पाएंगे। अब वो कब होंगे? जब उन्हें हम कोई मीडियम प्रोवाइड कराएं, कोई एक ऐसा सॉल्वेंट प्रोवाइड करा दें कि उस सॉल्वेंट में आने पर दीज मॉलिक्यूल्स गेट्स एसोसिएटेड, जुड़ जाएं आपस में, लेकिन कोलोइडल रेंज से बाहर ना जा पाएँ, है ना। तो इस टाइप के हम मॉलिक्यूल्स को क्या बोल देते हैं? मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड, या फिर इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या बोल देते हैं? मल्टी मोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट सॉरी आगे चलते हैं। एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स, एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या है? इनका साइज भी छोटा है, मींस लेस देन 1 नैनोमीटर, लेकिन जब 1 नैनोमीटर के इसके अराउंड जो है, सॉरी इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इन पार्टिकल का जो साइज होगा वो 1 to 1000 नैनोमीटर ही है, लेकिन ये अलग थलग पड़े हुए हैं, बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट पड़े हुए हैं। तो ये क्या होता है? जब ये किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एसोसिएट हो जाते हैं, और एसोसिएट होकर के एक इस तरह लाइक ऐसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसको बोलते हैं मिसेल्स, माइसेल्स या मिसेल्स। ठीक, तो मिसेल्स क्या होते हैं? मिसेल्स क्या होते हैं? कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर के एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, विच इज़ टर्म्ड एज मिसेल्स। अब मैं इसका आपको एक बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो हमने घर में सर्फ लिया, थोड़ा सा सर्फ लिया, है ना, और बाल्टी में पानी लिया थोड़ा सा। मान लो पानी तुमने ज़्यादा ले लिया, सर्फ थोड़ा सा डाला, क्या होगा? उसमें झाग आएंगे, फ्रॉथ क्रिएट होगा? नहीं होगा, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी माइसेल फॉर्मेशन होने के लिए उतनी कंसंट्रेशन हो ही नहीं पाई, सर्फ हमने कम डाला। लेकिन अगर हम उस वाटर के एप्रोप्रिएशन में सर्फ डाल देंगे तो क्या होगा? वाटर के एप्रोप्रिएशन में अगर हम सर्फ ऐड करेंगे उसमें, तो वहाँ पर फ्रॉथ क्रिएशन हो जाएगा। अब क्यों हो गया फ्रॉथ क्रिएशन? क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन थी, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है फ्रॉथ बनने के लिए, या हम कहें मिसेल फॉर्मेशन होने के लिए, तो इतनी कंसंट्रेशन कम से कम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, सिर्फ सर्फ को डाल दो बाल्टी में, तो क्या वहाँ क्या फ्रॉथ क्रिएशन हो जाएगा? नहीं होगा। कब होगा? जब आप उसे हाथ से हिलाओगे, उस पानी को हाथ से घुमाओगे, या वॉशिंग मशीन उससे पानी को हाथ घुमाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम वाटर को घुमाएंगे और उसमें सर्फ भी पड़ा है, हमारा कुछ कंसंट्रेशन पड़ी है, प्लस वाटर तो है ही है, जब घुमाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर में चेंज होगा। जब टेम्परेचर में चेंज होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, तभी वहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन्स होंगे और वहाँ फ्रॉथ का क्रिएशन होगा, या हम कहें माइसेल फॉर्मेशन होगा। तो ये जो टेम्परेचर होता है जिस पर फ्रॉथ का क्रिएशन हो जाता है, दैट इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। और वो कंसंट्रेशन सर्फ की, मैं आपको एग्जांपल देके बोल रहा हूँ, सर्फ की, कुछ अपनी लैंग्वेज में यूज़ नहीं करना है कि सर्फ की, वो कंसंट्रेशन जहाँ पर किसी भी सॉल्यूशन में फ्रॉथ का क्रिएशन हो जाए, या मैं कहूँ मिसेल फॉर्मेशन हो जाए, उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं CMC, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। तो द टेम्परेचर एट विच और अबव विच froth creation or micelle formation takes place is considered as Kraft temperature, and the concentration at which micelle formation takes place is known as critical micelle concentration। तो ये दो टर्म्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको ध्यान जरूर रखना, इससे ही रिलेटेड हैं। चलिए नेक्स्ट इज पेप्टाइजेशन एंड कोएगुलेशन। दो टर्म्स आती हैं, प्रिपरेशन ऑफ अ कोलॉइडियल सॉल, preparation of a colloidal sol by shaking the substance with dispersion medium in the presence of some suitable electrolyte is known as peptidation। जबकि coagulation क्या होता है? precipitation of a colloidal sol in aggregation of colloidal particle is considered as coagulation। ठीक है, coagulation का एक सिंपल सा एग्जांपल, सपोज करो आपके कहीं चोट लग गई,
चोट लगने पर क्या हुआ, आपका ब्लड बाहर फ्लो हुआ, ये ब्लड है, ठीक है। ये आपका वो एरिया था जहां आपकी चोट लग गई। और आप क्या करोगे अब इसमें, आप कोई इसमें दवाई लगाओगे, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे। भाई जो मेडिसिन होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स ही तो होते हैं, केमिकल्स ही तो होते हैं। तो दिस इज योर ब्लड, दिस इज बॉडी एरिया विच इज अफेक्टेड एंड दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ कुछ दिनों बाद क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं, आपको यहाँ पर कुछ ब्लैक सा या येलोइश सा, जिसे हम बोलते हैं खुरन जम जाता है, वो जमता हुआ दिखेगा। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या हो रहा है, दिस इज कोएगुलेशन। दिस इज सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ कोएगुलेशन। क्यों हुआ, ब्लड क्या होता है, ब्लड इज अवर कोलॉइडल सॉल्यूशन, ब्लड कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। हमने इस पर इलेक्ट्रोलाइट मींस कोई भी मेडिसिन अप्लाई कर दी, तो क्या हो गया, मेडिसिन अप्लाई करने से इस ब्लड का कोएगुलेशन हो गया, मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन हो गया, और यहाँ पर एक अलग सी हमारी स्ट्रक्चर बन गई, नेट टाइप। तो ये सिंपल एग्जांपल है आपको कोएगुलेशन का, इसको ध्यान रखना है इसके थ्रू। चलिए नेक्स्ट इज कोएगुलेटिंग वैल्यू। कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की वो कम से कम क्वांटिटी मिलीमोल में पर लीटर, मतलब 1 लीटर पर मिलीमोल में, विच इज़ रिक्वायर्ड और नीडेड टू कॉज कोएगुलेशन। मतलब जो मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल पीछे बताया था कि मेरे कहीं चोट लगी, उस चोट पर मैंने कम से कम दवाई की अमाउंट लगाई, कम से कम जो लगाई, और उसे लगाने के बाद वहाँ पर मेरा कोएगुलेशन हो गया, वो चोट ठीक हो गई, वहाँ पर ब्लैक कलर का कुछ प्रेसिपिटेशन सा क्रिएट हो गया, तो उसको हम बोलेंगे कोएगुलेशन वैल्यू। नेक्स्ट इज हार्डी शूज रूल। हार्डी शूज रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी भी आयन पर, उतनी ही उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही उस सब्सटेंस की कोएगुलेशन पावर होगी। क्लियर, तो इस रूल को भी आपको ध्यान रखना है। ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ आयन, वैलेंसी मीन्स चार्ज, कॉजिंग द कोएगुलेशन, ग्रेटर इज द कोएगुलेशन पावर। नेक्स्ट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, अगर आप माइक्रोस्कोप से, ये कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है मेरा, सपोज करो दिस इज मिल्क और ब्लड, बिकॉज बोथ आर कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब मैं माइक्रोस्कोप से इसमें देख रहा हूँ, तो ये जो पार्टिकल होंगे इसके अंदर के पार्टिकल ऐसे टेढ़े मेढ़े जिगजैग मोशन में मुझे मूव करते हुए नजर आएंगे। तो अगर इस तरह की मूवमेंट किसी सॉल्यूशन में माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने से नज़र आती है, दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन होगा मेरा किस तरह का होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। और सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इसको चेक किया था, सबसे पहले ऑब्जर्व रॉबर्ट ब्राउन ने ही किया था, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर इसको ब्राउनियन मोशन नाम दे दिया। क्लियर। सेम इज विद टिंडल इफेक्ट, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट, दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो उसको ये 2 प्रॉपर्टीज ज़रूर शो करनी चाहिए, अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि दैट सॉल्यूशन इज़ नॉट कोलॉइडल सॉल्यूशन इफ सॉल्यूशन इज़ नॉट शोइंग दीज प्रॉपर्टीज। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल इज़ कंसिडर्ड एज टिंडल इफेक्ट। कॉमन एग्जाम्पल, जब आप मूवी थिएटर में जाते हैं, यहाँ पे सामने पिक्चर चल रही होती है, पीछे से एक बहुत बड़ी इस तरह की लाइट, जो पर्दा होता है मूवी का, वहाँ पर गिर रही होती है, और इसमें आपको पार्टिकल हिलते डुलते मूव करते हुए नजर आते हैं। दिस इज कॉमन एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। एक कौन बन जाती है, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। चलिए, इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस, द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल टुवर्ड्स वन ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन। सपोज करो, क्योंकि हमें पता है जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके पास चार्ज होता है। दिस इज़ माय यू ट्यूब, यू शेप ट्यूब, इसको मैंने इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया और इसके अंदर कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन मैंने फिल कर दिया। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, उसके पास चार्ज होता है, प्लस माइनस चार्ज होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा है, एक एनोड एक कैथोड।
ठीक, एक नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया हमने और एक पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया। अब जब यहाँ पर करंट फ्लो होगा तो कोलोइडल पार्टिकल के पास चार्ज है, ये सबको पता है, तो पॉजिटिव वाला पार्टिकल इधर नेगेटिव पर एंड नेगेटिव वाले पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ को इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ द मेथड टू सेपरेट कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोपोरोसिस। नेक्स्ट इज गोल्ड नंबर, a parameter used for expressing protective power of a lyophilic colloid is known as gold number। हर एलिमेंट के लिए या हर सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे स्टार्च के लिए इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है और बाकी सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है, सबसे आती तो एनसीईआरटी में पहले है लेकिन हमने आपको सबसे लास्ट में दिए ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल अच्छे से बस जाए, अच्छे से आपको याद हो जाए। देखो डिस्पर्शन मीडियम मैंने पहले बताया था किस तरह से काम करता है, सॉल्वेंट, और डिस्पर्स्ड फेज कैसे काम करता है, एज अ सॉल्यूट। सो यहाँ पर क्या सॉलिड ज़्यादा है, जो इधर वाला पोर्शन है दिस पोर्शन क्या होगा, ये हमेशा ज़्यादा अमाउंट में है और ये वाला पोर्शन कम अमाउंट में लिया है। मतलब कोई भी एग्जाम्पल अपने दिमाग से सोच लेना, मान लो मैंने सॉलिड ज़्यादा लिया है और दूसरा सॉलिड उसमें जो मिलाया, सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीज़ें आपस में मिक्स करनी पड़ेंगी, दूसरा सॉलिड कम अमाउंट में मिलाया, तो जो मेरा सॉल्यूशन बना उसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल। ये जो सॉल वर्ड है सॉल्यूशन से ही आया है। अब क्योंकि सॉलिड और सॉलिड आपस में मिलाएंगे तो सॉलिड ही बनेगा सब कुछ, तो इसलिए इसको नाम दे दिया सॉलिड सॉल। कॉमन एग्जांपल्स कलर्ड जेम्स, जो हम हाथों में स्टोन्स पहनते हैं, अंगूठियाँ पहनते हैं, उनके जो स्टोन्स होते हैं वो इसी टाइप की कैटेगरी का एग्जांपल है। सम एलॉयज़, और जो कलर्ड कांच होते हैं, कलर्ड विंडो के ग्लास होते हैं, वो भी इसी तरह के सॉल्यूशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट, अगर मेरा लिक्विड ज़्यादा है और सॉलिड कम है, लिक्विड ज़्यादा है और मैं उसमें सॉलिड ऐड कर रहा हूँ, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज, तो जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा दैट इज़ नोन एज सॉल। इसीलिए पीछे लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल वर्ड आया था। एग्जाम्पल ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, गोल्ड सॉल, स्टार्च, पेंट। पेंट कॉमन एग्जाम्पल है जो जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सॉलिड गैस, गैस ज़्यादा है, सॉलिड को मिलाया जा रहा है गैस में, तो क्या बनेगा, एरोसॉल, स्मोक, डस्ट। सॉलिड में मिलाया जा रहा है लिक्विड को, सॉलिड ज़्यादा है लिक्विड कम है, क्या बनेगा, जेल। हेयर जेल वाला हो सकता है, चीज़ हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, शू पॉलिश हो सकती है। लिक्विड लिक्विड दोनों लिक्विड हैं। इमल्शन, जैसे पानी में चाहे ऑयल मिला दो या ऑयल में वाटर मिला दो, तो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ इमल्शन, जैसे मिल्क एंड कॉड लिवर ऑयल। लिक्विड गैस, गैस में हमने लिक्विड मिलाया तो लिक्विड एरोसोल बना, मिस्ट फॉग क्लाउड, ये एग्जांपल हैं। सॉलिड में गैस मिक्स किया, सॉलिड फॉर्म बना, प्यूमिक स्टोन्स, रबर। गैस में लिक्विड मिक्स किया, फॉर्म, सोप लेदर। और गैस और गैस डू नॉट फॉर्म एनी कोलॉइडल सॉल्यूशन, गैस एंड गैस डू नॉट फॉर्म एनी कोलॉइडल सॉल्यूशन। रीज़न, क्योंकि गैस पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, तो अगर दो गैसेस आपस में मिक्स होंगी देन द साइज ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन विल बी लेस देन 1 नैनोमीटर। दैट्स वाई गैस एंड गैस डू नॉट फॉर्म एनी कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो थैंक यू वेरी मच। आपकी ये समरी इस चैप्टर की ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए विद्या के मैक्स मार्क्स की सैम्पल पेपर सीरीज़। धन्यवाद।